तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जिसका नाम है एम्पेयर्स लॉ। इस लॉ को हम एम्पेयर्स करंट लॉ भी कहते हैं या एम्पेयर्स का सर्किटल लॉ का नाम भी देते हैं। अब आपने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर थी, इस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एम्पेयर्स के लॉ का इस्तेमाल करेंगे। एम्पेयर्स ने करंट और मैग्नेटिक फील्ड पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ नताइज हासिल किए और उनको यहाँ पे मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम एम्पेयर्स लॉ के नाम से जानते हैं। एम्पेयर्स लॉ का क्या काम रहेगा? तो आंसर है किसी वायर के गिर्द जिसमें से करंट गुजर रहा है, उस वायर के गिर्द किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एम्पेयर्स के लॉ का इस्तेमाल करेंगे। इसके लॉ को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास चंद सिंपल स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है और आप इसका इस्तेमाल करके किसी वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। एम्पेयर लॉ के अलावा भी एक लॉ है जिसका नाम है बियो-सेवर्ट लॉ। बियो-सेवर्ट लॉ की मदद से भी हम किसी वायर के गिर्द किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बियो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ से हम किसी वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और एम्पेयर्स लॉ जो है वो सिंपल है एज कम्पेयर टू बियो-सेवर्ट लॉ। ये बियो-सेवर्ट लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, बीएससी लेवल में जाके पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। एम्पेयर लॉ का मकसद किसी करंट कैरिंग वायर के गिर्द किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि आपने एक्सपेरिमेंटली भी देखा। अब हमें समझना है कि यार किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा याद रख लो, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप एक एग्जांपल लें कि हमारे पास यहाँ पे एक वायर है, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाया। ये वायर वर्टिकली ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जिसके सेंटर पे मैंने एक छेद बनाया, एक सुराख बनाया जिसके अंदर से ये वायर पास कर रही है। तो समझ लिए कार्डबोर्ड जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है और जो वायर है ये वर्टिकल लाइन में उससे गुजर रही है। अब इस वायर के अंदर से करंट गुजर रहा है और करंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो कांस्टेंट वैल्यू है करंट की। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना है। और ये जो करंट है वो लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन इसके रिवर्स भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि आखिर एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल कैसे है। अब मैं एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ कि इस वायर की गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी, इससे दूर थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम मैं रख देता हूँ P। हमारा मुद्दा ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी समस्या ये है कि हम इस पॉइंट पर, इस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, इस पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी B को फाइंड करना चाहते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो एम्पेयर्स के लॉ को समझने के लिए चंद स्टेप्स हैं, वही आप फॉलो करेंगे तो एम्पेयर्स लॉ जो है आप इसका इस्तेमाल करके बी को फाइंड कर सकेंगे। तो कौन से स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं। एक लॉन्ग वायर ली है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है और करंट जो है बेटा याद रख लो कांस्टेंट है, और जो वायर होती है ना एम्पेयर्स लॉ में, ये लॉन्ग वायर होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और करंट कितना है वायर से? कांस्टेंट करंट है वो आई है। 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, कितना भी करंट हो सकता है, लेकिन होना कांस्टेंट चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा नई चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी जो कि यहाँ पे जो है एम्पेयर लॉ से कैलकुलेट नहीं की जाएंगी। सो करंट जो लेना आपने कांस्टेंट वैल्यू वाला होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी है? B, जिस पॉइंट पे आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट कर लें कि वो मैग्नेटिक फील्ड B है। इसकी वैल्यू कितनी है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बेटा ये होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस मेटल की स्फीयर के अंदर हमने एक पॉइंट लेट किया था, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E फाइंड करनी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है उसको फाइंड करने के लिए हम गाउस लॉ का इस्तेमाल करते थे।
फिर हमने इस क्लोज्ड स्फीयर के अलावा भी एक जो थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिया था। हमने कहा था एक हमारे पास शीट है जिस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इससे दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फिर हमने ये भी माना कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी पॉइंट पर ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह यहाँ पर इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस यानी करंट की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसी पॉइंट पर एम्पीयर लॉ से फाइंड कर सकेंगे। बिल्कुल ये गॉसेस लॉ की मानिंद है। गॉसेस लॉ साकन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एम्पीयर्स लॉ मूविंग चार्जेस यानी करंट की वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको तशबीह दी जा सकती है किसके साथ, गॉसेस लॉ के साथ। और गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए याद करो क्या करना पड़ता था, आपको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ती थी। याद है चैप्टर नंबर 12 गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होती थी उस जगह पर हम लोग एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते थे, और वो वाला पॉइंट हमारी जो क्लोज सरफेस जिसका नाम गाजियन सरफेस रखा था उसके ऊपर लाई करता था। तो जैसा वहां होता था ऐसा ही यहां होगा, लेकिन वहां पर क्लोज सरफेस थी, यहां पर क्लोज पाथ होगा। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जो हर तरफ से बंद होती है, हर तरफ से चारों साइडों से। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लोज्ड सरफेस नहीं बल्कि क्लोज पाथ लेना है। जैसे आपके पास धागा हो तो आप यहाँ से शुरू करें, धागे को घुमा के यहाँ लें, ये क्लोज्ड पाथ है, यहाँ से शुरू करें यहाँ लें, ये भी क्लोज्ड पाथ है, और आप यहाँ ट्राइंगल की फॉर्म में क्लोज्ड पाथ ले लें, इरेगुलर क्लोज्ड पाथ ले लें। तो क्लोज सरफेस का मतलब होता है जो हर तरफ से बंद हो। ये बेटा बंद नहीं है, ये एक पॉइंट से शुरू होता है, ये क्लोज पाथ है। क्लोज सरफेस वो होती है जो चारों तरफ से बंद होती है। ये तो इधर से खुला है, ये देखें ये खुला नहीं है सारा, ये खुला है, ये इस तरह बंद होता है। बात समझ गए? तो ये क्लोज्ड पाथ है। अगर कोई चीज़ हर तरफ से बंद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। जैसे कोई फुटबॉल होता है जो हर तरफ से बंद होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस है। तो याद रख लो, यहाँ पर एम्पीयर लॉ लगाने के लिए आपको क्या इमेजिन करना है, एक क्लोज्ड पाथ। बात समझ गए? इमेजिन करना है क्लोज्ड पाथ। और याद रख लो जो क्लोज पाथ इमेजिन करना है इस तरह से इमेजिन करना है कि वो क्लोज पाथ उस पॉइंट को छू के गुजरे जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे वहां पर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे चैप्टर नंबर 12 में, आपका वो वाला पॉइंट गाजियन सरफेस के ऊपर लाई करता था जो हमने क्लोज सरफेस इमेजिन की थी। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है वो वाला पॉइंट जो है बिल्कुल उसके ऊपर लाई करना चाहिए, या जो आपने यहाँ पे क्लोज पाथ इमेजिन करना है, क्लोज पाथ, वो पाथ जो है वो उस पॉइंट को छू के गुजरे, या वो पॉइंट क्लोज पाथ पे होना चाहिए। तो ये आपने इमेजिन करना है, रियल में नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अपने ख्यालों में ले आइए इसको। तो क्लोज पाथ की शेप कौन सी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, होना क्लोज चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सूटेबल जो होगा उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने गॉसेस लॉ में कभी हम सफ़ियर को क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेते थे, कहीं पे हमने सिलेंड्रिकल शेप क्लोज इमेजिन कर ली थी, कहीं पे हमने बॉक्स को इमेजिन कर लिया था। यहाँ पर भी क्लोज्ड पाथ होगा, जो भी सूटेबल होगा उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्लोज पाथ कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब सुन लो, यहाँ सिमेट्रिक का मतलब होता है जो आप क्लोज्ड पाथ इमेजिन कर रहे हैं उसके जो पाथ है उस पाथ का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 0, 180 या 90 होना चाहिए। इस तरह आपके लिए आसानी रहेगी। क्या बोला, दोबारा बताता हूं, जो हमने क्लोज पाथ इमेजिन करना है जो उस पॉइंट को छू के गुजर रहा है, जिस पॉइंट पर हमने बी को फाइंड करना है, वो वाला जो पाथ है, वो जो पाथ की लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाए 0, 180 या 90, इनमें से कोई एंगल बना रही हो ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो सके। अदर देन दिस एंगल हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर ये एंगल हो तो आसानियां रहेंगी हमारे लिए। तो प्रेफरेंस दी जाती है कि क्लोज पाथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होता है वो इतना होना चाहिए। इससे अगला स्टेप क्या है,
अब मैं यहाँ पे साथ साथ ये काम भी करता जाता हूँ कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी और इसके गिर्द हमने एक पॉइंट लेट किया हुआ है, ये वाला। इस पॉइंट पे हमने बी फाइंड करनी है। तो हम इसके गिर्द जो सूटेबल बनता है ना, यहाँ पे वो सर्कुलर शेप का है, तो इसके गिर्द हम एक क्लोज पाथ इमेजिन कर लेंगे जो कि क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। तो ये देख लीजिए कि मैंने जिस पॉइंट पर वर्क के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना थी उसके गिर्द एक क्लोज्ड पाथ इमेजिन कर लिया है जिसकी शेप एक सर्कल जैसी है। और ये वाला जो क्लोज पाथ है जो मैंने तस्वर में लिया है या जिसको मैंने इमेजिन किया है वो इस पॉइंट को छू के गुजर रहा है जिस पॉइंट पर हमने बी को कैलकुलेट करना है। तो सर ये स्टेप भी हो गया। ये सिमेट्रिक होना चाहिए, आपको भी पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक है कि ये नहीं। सिमेट्रिक का मतलब एंगल इनमें से कोई एक होना चाहिए। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है डिवाइड क्लोज्ड पाथ इनटू एलिमेंट्स। जो आपने क्लोज्ड पाथ इमेजिन कर लिया है उसको आप डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और जो एलिमेंट्स में आपने डिवाइड करना है वो छोटे छोटे उसके टुकड़े होने चाहिए। तो ये वाला क्लोज पाथ, इसका एक टुकड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इसके हमने छोटे छोटे पैचेस बना दिए। ये लो जी, ये वाला स्टेप फॉलो हो गया। बात समझ गए, बना दिए जी। अब हर टुकड़े को हम बोलेंगे एलिमेंट। स्टोरी समझ आई? ठीक है जी। और इस टुकड़े की जो लेंथ होगी, इस टुकड़े की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे एलिमेंट लेंथ। क्या बोलेंगे? एलिमेंट लेंथ का नाम देंगे। अब अगला हमारा काम है टेक डॉट प्रोडक्ट। आपने बेटा क्या लेना है? आप डॉट प्रोडक्ट। सर किसके दरमियान किसका? दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, दो वेक्टर्स का। कौन से दो वेक्टर? एक मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ लेना डॉट प्रोडक्ट? ये जो हमारा पूरा क्लोज्ड पाथ है इसके जो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए हैं, हर एलिमेंट की लेंथ कितनी है? डेल्टा एल। हर एलिमेंट लेंथ का, ये एलिमेंट लेंथ है इतनी, हर एलिमेंट लेंथ का इसका हर एक का अलग अलग से आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा एल। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? बी के साथ। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? डेल्टा एल। इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? बी के साथ। इसका भी बी डॉट डेल्टा एल, इसका भी बी डॉट डेल्टा एल, इसका। तो हमने पूरा जो पाथ था उसके जितने भी हमने एलिमेंट्स बनाए थे, हर एलिमेंट का जो लेंथ है डेल्टा एल, उसके डॉट प्रोडक्ट ले लिए किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम लिख देते हैं टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट लेंथ। ये जो एलिमेंट की लेंथ है इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और मैंने बताया इसको आपने एज अ वेक्टर ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक है सर जी, ले लिया इसका सबका ले लिया डॉट प्रोडक्ट। अगला स्टेप बताइए। अगला स्टेप वो कहता है आपने जितने भी वो डॉट प्रोडक्ट लिए हैं पूरे पाथ के, ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, हर पाथ एलिमेंट्स का जो बी डॉट डेल्टा एल इनको सम कर दो। तमाम तर पाथ्स के बी डेल्टा एल को आपने जमा कर देना है। ठीक है, तो अब हम ये करके देखते हैं। तो इसका हमने लिया पहले वाले पैच का, हमने ये पहले वाले एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आया? बी डॉट डेल्टा एल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। ठीक है, क्योंकि पहला पैच था। अब दूसरे पैच में हम बात करें तो इसका भी हम क्या ले लेंगे? बी डॉट डेल्टा एल। और ये कौन सा पैच है? दूसरा। फिर किसकी बारी आएगी? तीसरे की, बी डॉट डेल्टा एल। ठीक है, ये तीसरा जो है पैच है। चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, सारे के जमा करते जाएंगे। लास्ट वाला कितना है? बी डॉट डेल्टा एल। इसका जो लास्ट वाला पैच बनता था इसका भी हमने ले लिया बी डॉट डेल्टा एल। तो तमाम तार पैचेस के बी डॉट डेल्टा एल को हमने सम कर दिया। ये लास्ट वाले पैच का एन रख लें नाम। ठीक है, अगर एन है तो बुक वाले ने आर नाम दिया हुआ तो आप आर रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसने बोला इनको जमा कर ले, हमने कर लिया। उसने बोला इसका जो जवाब है इक्वल टू, जवाब इसका जो आएगा जमा करने के बाद ये बराबर होगा म्यू नॉट, इसको क्या बोलते हैं? म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई। आई क्या है? आई का मतलब होता है वो वाला करंट जो उस लूप के अंदर होता है।
या करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। स्टोरी समझ आई? तो ये है असल में एम्पियर्स लॉ। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपने सूटेबल क्लोज पाथ इमेजिन करना है। पाथ कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। ये आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी कि कौन सा पाथ सूटेबल है। सर्कुलर इमेजिन करें, रेक्टेंगुलर इमेजिन करें, जो सूटेबल है आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगा। यहाँ पर सर्कुलर इमेजिन करना है। इस तरह का पाथ होना चाहिए कि एंगल जो है बिटवीन पाथ एलिमेंट, जो पाथ के एलिमेंट है और फील्ड के दरमियान, इनमें से कोई एक होना चाहिए। कैलकुलेशन में आसानी रहती है। अगला काम क्या होता है? डिवाइड द पाथ इनटू एलिमेंट्स। उसके छोटे छोटे क्या बना दें? एलिमेंट्स बना दिए। अब क्या होता है? हर पाथ के एलिमेंट की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट लेंथ। आपने क्या ले लेना है? डॉट प्रोडक्ट किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, और जितने भी हमने पैचेस बनाए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं, उस टुकड़े की एलिमेंट लेंथ का ले लिया। अब तमाम तर पैचेस के बी डॉट डेल्टा एल, ये जो क्वांटिटीज हैं, बी डॉट डेल्टा एल क्या है? आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है क्वांटिटीज। ये जो बी डॉट डेल्टा एल ये क्वांटिटी है। तो तमाम तर ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, तमाम का मतलब पूरे लूप के जितने भी हिस्से हैं तमाम की बी डॉट डेल्टा एल ले लिए। सबको आपने क्या कर लेना है? बोलो, सम कर लेना है। सम करने के बाद एम्पियर्स ने बोले इसका जवाब म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई करंट एनक्लोज्ड बाई दैट लूप। जो आपने लूप इमेजिन किया उसके अंदर जो करंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया जिसको हम एम्पियर्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्टोरी समझ आई? तो अब अगला काम क्या है? आपको पता है एक मेथड होता है, इसमें क्या आ रहा है? बी डॉट डेल्टा एल 1, बी डॉट डेल्टा एल 2, बी डॉट डेल्टा एल 3, बी डॉट डेल्टा एल 4 एंड 5। तो क्या चीज़ है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन लिख के। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। कहाँ तक जा रही है? R तक। तो यहाँ लिख देंगे स्टोरी 1 से शुरू हुई है और लास्ट वाला क्या है? R। अब इसमें क्या आ रहा है? समीशन में बी डॉट आ रहा है और डेल्टा एल आ रहा है। ठीक है, ये समीशन क्लोज करने का एक मेथड होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़, R लिख दें। ठीक है, R कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? हमने इसके n पैचेस बनाए हुए हैं। ठीक है, हमने इसके कितने पैचेस बनाए हैं? n। तो इसको भी आप ना n का ही नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ R हमने यहाँ पे रखा हुआ है। R 1 से शुरू होके कहाँ पे जा रहा है? n तक। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम वो नंबर लिखते हैं जहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जहाँ पे एंड हो रहा है। 1 2 3 हमने कितने पैचेस किए थे? n। तो n तक लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल यहाँ पे आ गया। और कहाँ से शुरू होता है? 1 से लेकर n तक। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? R। आप ऐसे I भी लिख देंगे, I लिख लें, कोई मसला नहीं है। I 1 से लेकर n तक। यहाँ पे F लिख दें, कोई मसला नहीं है, F लिख लो। यहाँ पे K लिख लो, यहाँ पे K लिख दो। जो भी चीज़ है नाम ही रखना है। तो बुक वाले ने इसका नाम रखा हुआ है R। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे R। R कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 n। 1 से शुरू हो रहा है, n पे जा रहा है। तो ये एक मेथड होता है इस तरह समीशन लिखने का। और बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई, याद रख लेना है, ये वो करंट है जो एनक्लोज्ड बाई द लूप होता है और ये टोटल करंट होता है जो लूप के अंदर एनक्लोज किया है हमने। बात समझ आ गई? तो ये बेटा एक जो था इम्पोर्टेंट लॉ था हमारे लिए मैग्नेटिज्म में। इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये याद रख लेना। यहाँ पे म्यू नॉट का मतलब सुन ले क्या होता है? म्यू नॉट का मतलब होता है, या इसका नाम है परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बेटा इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ यूनिट भी इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम कोई भी ऐसे एक सर्कल की बात करते हैं, तो अगर सर्कल का ये वाली चीज़ जो है इसका क्या है? रेडियस r है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको पता है स्ट्रेट वायर गुजर रही थी जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा था? I करंट फ्लो कर रहा था। कितना करंट फ्लो कर रहा था? I। तो हम सर्कल का ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सर्कल के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे देखें तो जो वायर से डिस्टेंस है, जो आपने सर्कल इमेजिन किया है यहाँ पे क्लोज पाथ, करंट कैरिंग वायर से जितना पॉइंट ये दूर है उतना ही ये दूर, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, यानी पूरा जो आपने क्लोज पाथ इमेजिन किया है उसके तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो
वायर से एक ही डिस्टेंस पे हैं। ये पॉइंट का भी उतना ही फासला है, इसका भी उतना, इसका भी उतना, इसका भी उतना। तो इसका मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंची उतनी यहाँ पहुंची, उतनी यहाँ पहुंची। तो तमाम तर पॉइंट्स पे पहुंचने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ही जैसी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सर्कल इमेजिन किया है, तमाम तर पॉइंट्स पे पहुंचने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेम। अगर यहाँ भी है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, क्योंकि तमाम तर पॉइंट्स का जो फासला है वो वायर से एक ही जैसा है। कोई भी पॉइंट ज़्यादा दूर या करीब नहीं है, सब एक ही डिस्टेंस पे है। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, r। स्टोरी समझ आ गई। अब एक नेक्स्ट चीज़ देखिए कि हमने यहाँ पे ये चीज़ बना ली, सम ऑफ b डॉट डेल्टा एल, स्टोरी r यहाँ पे लिख दें, 1 से शुरू होता है n तक जाता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट एंड क्लोज्ड बाई द लूप। ये टोटल करंट आपने लेना होता है। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। अब एक और चीज़ समझिए, अब आप सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनके दरमियान एंगल है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है इसको ऐसे लिखते हैं, ए डॉट क्या लिखेंगे, बी। ये बराबर होता है ए मल्टीप्लाई भी क्या होता है पता है, हम इस बी के दो कंपोनेंट बनाते होते हैं। ये थीटे के सामने होता है बी साइन थीटा, और ये वाला जो होता है ये होता है बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में जब हम ए और बी का लेते हैं तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इस वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो ए के पैरेलल होता है। तो ए के पैरेलल कौन होता है, आंसर है ए के पैरेलल होता है बी कॉस थीटा। तो याद रख लो, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इसके पैरेलल है, वो कौन होता है, बी कॉस ऑफ थीटा। स्टोरी समझ आई। और जो थीटा है ये एंगल होता है पहले वेक्टर के दरमियान और दूसरे वेक्टर के दरमियान। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट की आपको जो है मुख्तसरन स्टोरी बताई। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमने लगाना है। स्ट्रेट वायर के गिर्द आप लोग स्टडी करके आए हैं प्रीवियस टॉपिक में, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, आपको पता है स्ट्रेट वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की है और इसके गिर्द जो हमने पाथ इमेजिन किया है उसको भी मैं शो कर देता हूँ। हमने इस वायर के गिर्द जो पाथ इमेजिन किया था वो भी किस शेप का था, आंसर है हमारा पाथ भी ऐसे सर्कुलर शेप का था। ठीक है जी, हमारा पाथ भी सर्कुलर शेप का है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, और जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सर्कुलर शेप की है जो मैंने ऐसे ग्रीन कलर से बनाई है। और इस सर्कल का जो रेडियस है सेंटर ऑफ वायर से यहाँ तक वो बेटा कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप लोगों को रूल सिखाया था, वायर को हाथ में पकड़ लेंगे, अंगूठा करंट की तरफ रखेंगे, जिधर को फिंगर्स घूमेंगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मुझे बताइए करंट ऊपर को है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, आंसर है इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज होगी। स्टोरी समझ आई। तो अब आप हर पाथ एलिमेंट पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, आंसर है इस तरफ है, और पाथ की जो लेंथ है वो भी किधर है, इस तरफ। यहाँ पे चेक कर लें इस जगह पे, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर्कुलर होती है ऐसे इस वायर के गिर्द। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आंसर है इस तरफ है, और इस पाथ की जो लेंथ है डेल्टा एल वो भी किधर है, आंसर है डेल्टा एल भी इसी तरफ है। तो पूरे सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सर्कुलर, और जो हमने पाथ इमेजिन किया है वो भी क्या है, सर्कुलर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है और इसी तरफ ही डेल्टा एल है, यानी जिस तरफ बी है और उसी तरफ क्या है बेटा, डेल्टा एल है। बात समझ गए। तो मुझे बताइए अगर बी इस तरफ है, डेल्टा एल इस तरफ है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है, आंसर है 0। ठीक है, अगर हम बी डॉट डेल्टा एल लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, बी डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल। आपको पता है यहाँ पे जो क्लोज पाथ है हर एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, सर्कुलर है, और जो हमने पाथ की लेंथ इमेजिन किया वो भी सर्कुलर है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही पाथ की लेंथ है, एंगल कितना आ जाएगा, cos 0।
तो यहाँ पे यही मैं बात कह रहा था, ऐसा पाथ इमेजिन करो कि एलिमेंट्स और फील्ड में एंगल इनमें से होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया जो पाथ इमेजिन किया है वो और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जहाँ मर्जी चेक कर लें कितना मिलता है, इन्हीं में से एक। तो समझ लो जो आपने पाथ इमेजिन किया है ना वो सिमेट्रिक पाथ है। तो यहाँ पे सूटेबल पाथ जो था वो सर्कुलर शेप का था। तो मुझे बताइए बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल आ जाएगा? आप बोलेंगे सर जी ये आ जाएगा बी इंटू डेल्टा एल, क्योंकि का जीरो क्या होता है 1। तो आप मुझे बताइए किसके इक्वल आ गया? बी इंटू डेल्टा एल, यानी डॉट पर डॉट को ओपन किया, कास खत्म हो गया, बी इंटू डेल्टा एल आ गया। पहले की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दूसरे के आ गई, जो एंगल आना था वो तो जीरो आके 1 हो गया, बी इंटू डेल्टा एल आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये समीशन ऐसे ही रहेगा। सर्कुलर पाथ पे हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, R1 से लेकर N तक है। बी डॉट डेल्टा एल को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी इंटू डेल एल। डॉट खत्म हो गया क्योंकि का जीरो आके 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे R ऐसे आ जाएगा, तो ये डॉट पर डॉट खत्म हो गया क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया, बी इंटू डेल्टा एल इंटू कास ऑफ थीटा, और कास थीटा जीरो, का जीरो क्या 1, तो सिर्फ बी और डेल्टा एल बच गए। यहाँ पे बेटा क्या आ गया? म्यू नॉट मल्टीप्लाई में क्या आ गया? करंट। अब मैं यहाँ से b को कॉमन ले लूँगा। b कॉमन क्यों ले लिया? b आपको पता है हर पाथ एलिमेंट पर b की वैल्यू सेम है, क्योंकि हर एलिमेंट का वायर से डिस्टेंस सेम है, तो हर एलिमेंट पे पहुँचने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। मैं b को बाहर ले सकता हूँ कॉमन, क्योंकि b की वैल्यू क्या रहती है? सेम। R1 से लेकर N तक यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? करंट। और ये b है, और मल्टीप्लाई मुझे बताइए ये क्या चीज़ है? ये सम है। किसका सम है? तमाम तर पाथ की जो लेंथ है उसका सम है। फिर से सुनिए, ये क्या है? गौर कीजिए, ये सम है। किसका सम है? तमाम तर डेल्टा एल का सम है, ठीक है। तो मुझे बताइए सर्कुलर पाथ के तमाम तर डेल्टा एल को सम करेंगे तो क्या बनेगा? सर्कल। तो सर्कल की जो पूरी लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? आंसर है 2 पाई r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? b ऐसे आ गया, तो पूरे पाथ की लेंथ को जब हमने जमा किया बेटा वो आ जाता है 2 पाई इंटू r। यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइडेड बाई बेटा क्या आ जाएगा? 2 पाई r। तो ये बेटा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। और आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? बताओ। ये डिपेंड कर रही है करंट पे। बात समझिए। तो जितना करंट ज़्यादा होगा समझ लो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, आर के। तो आप इस वायर से जितना दूर जाते जाओगे आपका आर जो है वो बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो क्या याद रख लेना है कि जो वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ज़्यादा होगी जितना करंट ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वायर से जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहाँ पे वायर बना देता हूँ। तो इस पॉइंट पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस वायर के सेंटर से यहाँ तक फासले को आर कहते हैं। ये पॉइंट 1 है। यहाँ पे एक और पॉइंट लेट कर लें 2, तो इसका डिस्टेंस जो है R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है। मुझे बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? R1। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना? R2। तो डिस्टेंस ज़्यादा कौन सा है? इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा होता है उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो इस वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, पास आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और वायर का जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, जितना करंट कम फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। बात समझ गए बेटा? अब एक और चीज़ आपको समझनी है बेटा। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो साइडों पे हम चीज़ ले रहे थे या वायर के गिर्द जो हमने चीज़ ली थी वो क्या थी? फ्री स्पेस थी। वैसे तो एयर थी, आप यूँ मान लें फ्री स्पेस है। अगर वहाँ पे कोई मीडियम आ जाता है, क्या बोला मैंने? वायर के गिर्द क्या चीज़ हम रख देते हैं? वायर के गिर्द हम मीडियम रख देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें जो मीडियम होता है ना, 3 तरह के मटेरियल होते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे ही आपको बता देता हूँ 3 तरह के मटेरियल होते हैं आपके पास। या आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है,
कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये मटेरियल की टाइप्स हैं बेटा। या आपके पास कोई डायामैग्नेटिक होता है, या आपने ना आगे जाके पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 में, फेरो पैरा डाया क्या है। मैंने ऐसे आपको बता दी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, फेरो, पैरा और डायामैग्नेटिक, ठीक है। और वो कौन सा मटेरियल हम सोच रहे हैं जो वायर के गिर्द हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर वायर के गिर्द फ्री स्पेस है, क्या बोला मैंने, तो तब ये फार्मूला वैलिड होता है। कब वैलिड होता है, अगर वहां पे क्या हो, फ्री स्पेस। तो अगर कोई मीडियम आ जाता है, इनमें से कोई मीडियम आता है, तो फिर बेटा आप लोगों के लिए जो बी का फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। वो फार्मूला आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है वो रिलेटिव परमीबिलिटी आ जाएगी। आपको याद आ गया होगा, जैसे हम लोग कूलम लॉ में फोर्स बराबर पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या था, आर स्क्वायर। लेकिन अगर दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो फिर होता था 1/, ये तब का वैलिड था जब वहाँ पे फ्री स्पेस होती थी। अगर बेटा वहाँ पे कोई मीडियम आ जाता था तो यहाँ पे एक और चीज़ लगाना पड़ती थी जिसको हम बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर जो आपने लगाना है इसको रिलेटिव परमिटिविटी नहीं बल्कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कहना है। क्या कहना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फिर बेटा जो म्यू आर होता है यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है इसकी आंसर ग्रेटर देन 1 होता है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, या आप पढ़ेंगे कौन से हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल जो होती है बेटा आयरन होती है। कौन सी एग्जांपल है इसकी, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आपने वहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है तो उसके लिए भी म्यू आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। अगर आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं या पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी रकम मल्टीप्लाई में आ जाएगी जिसका जवाब क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो फिर ये पूरी रकम एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई होने लग जाएगी जिसका जवाब क्या है, 1 से बड़ा। तो जब ये रकम 1 से बड़ी रकम से ज़र्ब खाएगी तो इसका जवाब बढ़ जाएगा। स्टोरी समझ आई, किसकी निस्बत बढ़ जाएगा, फ्री स्पेस की निस्बत बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दें, पानी डायामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है, अगर मैं भूल ना रहा हूँ, पानी डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर हम वायर के गिर्द पानी डाल देते हैं तो बेटा पानी डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो लेस देन 1 है। तो फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में थी, अब वहाँ फ्री स्पेस नहीं, कौन सा मटेरियल है, डायामैग्नेटिक। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो जब इस रकम को हम ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर क्या है, लेस देन 1, तो बेटा फिर इस पूरे का जवाब जो फ्री स्पेस में आ रहा था उससे भी कम हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, 5 को 2 से ज़रब देते हैं यानी ऐसी रकम से ज़रब देते हैं जो 1 से बड़ी है तो जवाब 10 आ जाएगा, जवाब बढ़ गया। अगर 5 को आप ऐसी रकम से मल्टीप्लाई कर दें जो 1 से लेस है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जवाब बेटा 5 से लेस हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा जवाब। स्टोरी समझ आई। तो जब फेरो या पैरामैग्नेटिक मटेरियल आता है तो इसका जवाब जो ये चीज़ होती है ग्रेटर देन 1 होती है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो बी होती है फ्री स्पेस की निस्बत बढ़ जाती है। मतलब अगर हम वायर के गिर्द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो बेटा उसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस की निस्बत बढ़ जाएगी। अगर हम वायर के गिर्द डायामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये चीज़ लेस देन 1 है, तो इसका आंसर जो है बेटा वो फ्री स्पेस की निस्बत भी कम हो जाएगा। तो अगर आप वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो बेटा कौन सा मटेरियल रखना चाहिए, आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखना चाहिए या पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखना चाहिए। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है और उस वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो ये था बेटा हमारा एम्पियर्स लॉ। इसके बाद मैं थोड़े से और पॉइंट डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ये टीचर्स के लिए हैं। अगर आप में से कोई टीचर है तो वो नेक्स्ट पॉइंट्स देख सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं एफएससी के लिए उनके लिए इतना ही